नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे ऊंचा पद होता है, इसलिए उन्हें महामहिम भी कहा जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। सरकार की सारी शक्तियां उनमें निहित होती हैं। सारे आदेश उनके तरफ से ही जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद के सत्र उनके आदेश पे ही बुलाया जाता है। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी पार्टी को बहुमत न होने की स्थिति में लोकसभा को भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति ही जारी करते हैं। संसद से पास कोई भी विधेयक उनकी मंजूरी के बाद ही कानून कहलाता है। कुछ विधेयक तो ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना संसद में पेश ही नहीं हो सकते, जैसे वित्त विधेयक। जब संसद कोई कानून पारित करने की स्थिति में ना हो और कोई कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं। इसका दर्जा कानून के बराबर होता है। हाँ, लेकिन अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है, इसलिए तय सीमा के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद में पास करना जरूरी है। फांसी या और किसी का सज़ा पा चुके लोगों को माफ़ी का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। माफ़ी की अर्जी पर राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। हमारे संविधान में लिखित अनुच्छेद 352 के तहत वो पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का तो है, लेकिन असल शक्तियाँ चुनी हुई सरकार के पास हैं। अनुच्छेद 724 में यह साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करते हैं, यानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। परंतु कुछ विषय ऐसे हैं जहां राष्ट्रपति खुद फैसला लेते हैं, जैसे चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त करना है। ये फैसला राष्ट्रपति अपने विवेक से लेते हैं। अगर किसी पार्टी को साफ बहुमत ना मिला हो तो राष्ट्रपति देखते हैं कौन सा नेता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिल सकता है। उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसे बहुमत साबित करने को कहते हैं। विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा को भंग करने के लिए कहता है, उसकी मंशा दोबारा चुनाव की है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनका ये अधिकार है कि वो पहले ये देख सकते हैं कि इस परिस्थिति में क्या कोई और गठबंधन है जो अस्थायी सरकार दे सकता है, और उन विश्लेषण के बाद ही वो अपना फैसला लेते हैं। सदन में विश्वास खो चुका मंत्रिपरिषद अगर खुद इस्तीफा न दे रहा हो तो राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए होता है, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक परिषद होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के चुने सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों से चुने हुए सदस्य निर्वाचक परिषद के सदस्य होते हैं। प्रयास ये भी किया गया है कि राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि भी निर्वाचक परिषद के अंग हों।
राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरते वक्त एक उम्मीदवार के कम से कम 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक होना चाहिए। उसका अनुमोदन 100 सांसदों या विधायकों की तरफ से होना चाहिए। हमारे देश में केवल राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा है जिनमें सबके मत का मूल्य एक समान नहीं है। इसमें अलग अलग मूल्य तय किए गए हैं। बाकी कोई भी चुनाव हो उनमें सबका, चाहे वो आम नागरिक हो या जो भी हो, सबके वोट की कीमत एक ही होती है, एक बराबर होती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट का मूल्य तय किया गया है। छोटे राज्यों के विधायकों के वोटों का मूल्य बड़े राज्यों के विधायकों से कम होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोटों का मूल्य विधायकों के वोटों से अधिक होता है। 35 वर्ष से अधिक कोई भी भारतीय नागरिक जो लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उससे जुड़ी किसी संस्थाओं में किसी लाभ के पद पे है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें अपवाद सिर्फ उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।